नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश आपका पुनः एक बार सुनील क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी लास्ट क्लास जो थी वो प्रस्तावना की थी, उसके प्रश्न उत्तर को सॉल्व किया और भी उसके प्रश्न बन के तैयार हो रहे हैं जो हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसकी पीडीएफ जो है उसके साथ हमने अगला चैप्टर जो लिया है वो क्या लिया है, नागरिकता लिया है। नागरिकता वनडे एग्जामिनेशन में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, लोग इसको छोड़ देते हैं, मगर इसके कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं इसमें जोड़े गए हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं और अभी चर्चा में भी कुछ आर्टिकल्स रहे हैं। इस वजह से हमने सोचा कि इसको पढ़ा देना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत हम जो है नागरिकता को लेकर आए हुए हैं आपके साथ। नागरिकता क्या है, कैसे मिल जाती है और कैसे छूट जाती है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके साथ कुछ ऐसे अधिनियम हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो सिर्फ भारतीय लोगों को मिले हुए हैं, जो हैं तो मौलिक अधिकार के, मगर वो नागरिकता में से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो नागरिकता में पूछे जाते हैं। तो उसी को हम आपके सामने यहाँ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि क्या पढ़ा जाए और क्या छोड़ा जाए और कितना आपके लिए जरूरी है। हम उतना ही आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जितना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा नहीं कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं नागरिकता, सिटीजनशिप कैसे मिलती है, नागरिकता किस अनुच्छेद में है, नागरिकता कौन से भाग में है, नागरिकता इन सब को जानेंगे हम। अच्छा, नागरिकता में क्या क्या संशोधन हुए इसको भी जानेंगे। तो ठीक है, शुरू करा जाए क्लास को। तो नागरिकता सिटीजनशिप किस भाग में है, भाग 2 में है, भाग 2 में। ठीक, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है वो नागरिकता है। ठीक है, नागरिकता हमको कैसे मिली ये भी जान लेते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा, इतनी चीज को अभी आप छोड़िए, मैं इसको बाद में बताऊंगा क्या है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा हमको क्या हुई, नागरिकता का अधिनियम शुरू हुआ। अच्छा, 1955 की बात हो गई तो 1955 में और भी कई चीजें हुई थी। जैसे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। और हिंदू विवाह अधिनियम भी इसी समय में पारित हुआ था, हिंदू विवाह अधिनियम। और उसके साथ क्या हुआ था, काका कालेलकर समिति बनी थी। तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि 1955 में और क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो हम आते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद ये हुआ कि 10 जनवरी 2020, ये भी तारीख बहुत जरूरी है। क्या, क्यों जरूरी है, क्योंकि 10 जनवरी 1955 के बाद 2015 में थोड़ा सा हुआ है आईओसी और जो पीआईओ के तहत, मगर उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे। आईओसी क्या है और पीआईओ क्या है, वो 2015 में हुआ था। आईओसी और पीआईओ को दोनों को ऐड कर दिया गया था, दोनों को जोड़ दिया गया था, क्योंकि ये विदेशी लोगों के लिए था। अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, भारत की नागरिकता बताएंगे, फिर ओआईसी और पीआईओ के बारे में बात करेंगे। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 आया, उसी के तहत नागरिकता का नियम बना। नागरिकता देता कौन है, संसद देती है हमारी। अच्छा, नागरिकता में क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से, कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 5 से 11 तक आर्टिकल क्या कहते हैं। 5 से 11 तक आर्टिकल क्या कहते हैं उनको पढ़ते हैं। पहला आर्टिकल नंबर 5 क्या कहता है, भारत में पैदा होने वाले बच्चे का प्रावधान। भारत में जो भी जन्म लेगा उसको क्या मिल जाएगी, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे हम लोग भारत में पैदा हुए हैं, हमारे जन्म भारत में हुआ है, तो हमें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा, पाक से भारत आए, जो लोग पाक से, पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद जो भारत आए उनको नागरिकता जो मिलती है वो उनको कहते हैं, पाक से जो भारत आए उनको नागरिकता। आर्टिकल 7 में क्या है, पाक को जाने वाले नागरिकता, पाक को जो जाने वाली नागरिकता है। ठीक, आर्टिकल 8 विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का प्रावधान। विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों की नागरिकता का सेंस क्या है, कैसे, जैसे कि किसी के माता पिता अगर जैसे भारतीय हैं तो बच्चा अगर विदेश में जन्म लेता है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाती है। ठीक है ना, ये विदेशों में जन्म लेने वाले लोग साथ है। अच्छा, 9वां आर्टिकल थोड़ा सा अलग है, भारतीय नागरिकता की समाप्ति। भारतीय नागरिकता की समाप्ति का अर्थ यह है कि नागरिकता आपकी कैसे कैसे समाप्त हो सकती है। जैसे आप किसी स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ले लीजिए और भारत की नागरिकता छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि भारत में इकहरी नागरिकता है, सिंगल नागरिकता है। कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, मगर जो हमारी नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से मैंने आई थिंक प्रस्तावना में डिस्कशन भी किया था कि इसके बारे में कि हमारी जो नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है। क्यों ली गई, क्योंकि जो ब्रिटेन में जो है सिंगल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में
जो है वो दोहरी नागरिकता है। एक किसी व्यूअर ने मुझे आंसर दिया था, यूएस में दोहरी नागरिकता है। तो ठीक है, वहाँ पे क्या है नागरिकता, यूएस की नागरिकता कैसी है, वहाँ पे राज्यों की अलग नागरिकता है और देश की अलग नागरिकता है। वहाँ पे 2 तरह की नागरिकता रहती है। और ब्रिटेन में क्या है, एक ही नागरिकता है। तो हमारा संविधान जैसा कि है कई देशों के संविधान से मिलकर बना हुआ है, इस वजह से नागरिकता वाला जो पार्ट है हमारा ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से और भी बहुत कुछ लिया गया है, मगर अभी हम क्या है नागरिकता को पढ़ रहे हैं तो इसको जाने। तो हम कहा थे भारत की नागरिकता की समाप्ति, तो कोई अगर दूसरे देश की नागरिकता लेता है, वहाँ की नागरिकता उससे उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरी बात है कि जैसे शत्रु राष्ट्र के साथ अगर आप मिले हुए हैं तब भी वहाँ पे आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है कि आप भारत के नागरिक नहीं रह जाएंगे। तीसरा, कैसे समाप्त हो सकती है नागरिकता, जैसे आप जो है कहीं दूसरे देश की नागरिकता, हमने बताया भी कि कहीं दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तब भी समाप्त हो जाएगी। फिर आते हैं आर्टिकल नंबर 10 पे, नागरिकता बने रहने का प्रावधान। कौन नागरिकता बने रहने का प्रावधान जो है ये क्या है, नागरिकता बने रहने का प्रावधान है कि संसद जो है वो भारत का नागरिक वो रहेगा या नहीं रहेगा ये डिसाइड कर सकती है। ठीक है, आगे विधि। अब विधि क्या है, नागरिकता के बनाने की विधि जो है वो किसके द्वारा नियमित होती है, वो संसद के द्वारा होती है। संसद जो है वो बताता है कि नागरिकता में कोई संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, कैसे होता है। अच्छा, अभी संसद की जब बात आई है तब मैं आपको ले जाना चाहूंगा थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके ले जाना चाहूंगा कि जो हमारा नागरिकता संशोधन 2019 में हुआ था, कब हुआ था, नागरिक संशोधन 2019 का आया था। उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि भारत सरकार ने ये कह दिया था, बहुत हो हल्ला मचा था, आपने दिल्ली का बारे में सुना होगा, दिल्ली में क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था कि 2019 में इतना ही सरकार ने कर दिया था कि जो है 31 दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भारत में प्रवेश कर गए हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। उसमें कौन कौन थे, उसमें कौन कौन लोग थे, जैसे हिंदू, बौद्धिस्ट, जैन, पारसीज, इन लोगों को क्या है भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। वो कब प्रवेश करेंगे, क्वेश्चन बनता है इस पे कि 2000 कब कहा गया था, 31 दिसंबर 2014 से पहले। और ये लागू कब हुई कि 10 जनवरी 2020, 10 जैन 2020 को ये जो है ये जो संशोधन जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है ये 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ, 2019 में बना था। और सरकार ने क्या कहा था कि 31 दिसंबर 2014 तक जो लोग भारत में प्रवेश कर चुके हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, मगर कुछ ऐसे राष्ट्र हैं जैसे बांग्लादेश, जैसे पाकिस्तान, जैसे चाइना, इन लोगों को छोड़कर। ठीक है, एक और बात, अपने ही देश में एक छठी अनुसूची का जानते होंगे, छठी अनुसूची क्या है, जिसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों को छोड़ का मतलब है यहां पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। कौन कौन सी छठी अनुसूची के जो देश हैं, अनुसूचियां जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें छठी अनुसूची आएगी, उसमें 4 राज्य हैं, देश निकल गए गलती से, राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 राज्यों को याद रखिएगा। यहां पर मणिपुर अगर दे देगा कहीं आपको, ठीक है, मणिपुर फंसाने के लिए दे, अरुणाचल दे देता है फंसाने के लिए, 2 हैं, 7 सिस्टर्स हैं, आप जानते ही हैं, तो 7 सिस्टर में से किसी एक को दे देता है क्वेश्चन को फंसाने के लिए। मगर आपको यह याद होना चाहिए कि छठी अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, MM, मिजोरम और त्रिपुरा, AMMT, ठीक, TMT सरिया का नाम से आप AMMT याद कर सकते हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, TMT सरिया, उसी तरह AMMT है ना, IIM से भी आप याद कर सकते हैं। तो MM जहां पे आ जाएगा, समझ लीजिए कि छठी अनुसूची के ये सारे राज्य हैं जहां पर ये जो संशोधन हुआ था, कौन सा, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 जो पारित हुआ 10 जनवरी 2020 को, और इसके तहत जो बातें कही गई उसको जो है मानने के लिए ये 4 राज्य बाध्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम, हमारा यहां हो गया विधि संसद के द्वारा बनाई जाती है, संसद हमें पारित करती है। आप जानते हैं संसद में कौन कौन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इन्हीं लोगों से पहले लोकसभा में आता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर उसको राष्ट्रपति क्या बनाता है, उस पर
विधि बना के आगे उसको पारित कर देता है आदेश को, तो वो आ जाता है हमारा अधिनियम बन जाता। आगे चलते हैं हम लोग। इतनी बातें आपको कहीं क्लियर नहीं होगी तो आप कमेंट में बताइएगा, हम फिर से कोशिश करेंगे उन चीज़ों को डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में भी आपकी ये जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, आगे हम चलते हैं। आर्टिकल हमारा ये हो गया कि कौन कौन सा है। भारत में पैदा होने वाले बच्चों को प्रावधान, पाक से भारत आए लोगों का प्रावधान आर्टिकल 6 में है। आर्टिकल 7 कहता है पाक को जाने वाले नागरिकों के विदेश। आर्टिकल 8 कहता है विदेशों में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए नागरिकता का प्रावधान। 9 कहता है भारतीय नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति आप जानते हो, जैसे किसकी नागरिकता, कौन ऐसा एक्टर है जो भारत का नागरिक नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ज़्यादा हिट पिक्चरें आजकल दे रहा है भूल भुलैया 2, अक्षय कुमार जी, इन्होंने भारतीय नागरिकता को त्याग दिया है। कहाँ के नागरिक हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, गूगल मत करिएगा, याद होगा तो बताइएगा। ठीक है, फिर नहीं तो मैं बताऊंगा आपको। उसके साथ दीपिका पादुकोण भी हैं, ऐसी एक्ट्रेस। आलिया हैं, और आपको पता है कैटरीना कैफ जो हैं वो कहाँ किस विजय पे रहती हैं, वो यहाँ पे जॉब करने के लिए आई हुई हैं, ये यहाँ की निवासी नहीं है। तो ऐसे कुछ बहुत से ऐसे एक्टर और बहुत से ऐसे खिलाड़ी लोग हैं जो यहाँ पे निवास करते हैं। ठीक है, दीपिका पादुकोण की मैं बना देता हूँ, डेनमार्क की नागरिकता है और भारत की भी। ठीक है, विधि हमने आपको बता दिया, विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, भारतीय नागरिकता, इसमें इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन तो कम बन सकते हैं, बस समाप्त कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत की नागरिकता समाप्त किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है, तो आर्टिकल 9 है। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो देखिएगा आर्टिकल 9 को मत भूलिएगा, समाप्त जहां से आर्टिकल होता है वहां पे आर्टिकल 9 है। ठीक है, नागरिकता समाप्त करने का। बाकी आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कैसे? जन्म से, जैसा हमने आपको बताया, जो जन्म यहाँ पे ले लेता है वो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाता है। वंश से, वंश जैसे मैं किस वंश का हूं, मैं सोमवंश से हूं या चंद्रवंश से हूं, जैसे सोमचंद्र वंश या सूर्यवंश से हूं, या कोई जैसे वंशावली नहीं चलती है, वंशावली से, वंश दादाजी, दादाजी के फिर पिताजी, पिताजी के बाद हम, तो ऐसे वंश से नागरिकता। तो हमको मेरे दादाजी के बाद मेरे पिताजी आएंगे, पिताजी के बाद मैं आऊंगा, मेरे बाद मेरा आगे का परिवार आएगा, तो उनको वंशानुगत, वंश के वंश दर वंश नागरिकता मिलती रहती है। ठीक है, वंश हो गया। पंजीकरण इंपॉर्टेंट चीज है। पंजीकरण की नागरिकता क्या होती है? पंजीकरण कराना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि माता पिता अगर दोनों लोग भारतीय नहीं हैं तो आपको 10 साल भारत में रहना पड़ेगा। जब आप 10 साल भारत में रहोगे तो क्या होगा कि नागरिकता आपको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज ये होती है पंजीकरण, जैसे राष्ट्रमंडल, जो राष्ट्रमंडल के देश हैं उनके नागरिक भी भारतीय नागरिकता ले सकते हैं अगर वो भारत में नौकरी कर रहे होते हैं। अगर वो भारत में नौकरी कर रहे होते हैं तो उनको भी नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, किसमें? हमारे संविधान में, कि उनको पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, विदेशीकरण, देशीकरण क्या है? जो विदेशी लोग होते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं जिनके माता पिता दोनों लोग, ये पंजीकरण वाले में नहीं, विदेशी लोग जो होते हैं उनके माता पिता दोनों लोग अगर विदेश से होते हैं तब ये जो होती है देशीकरण की नागरिकता का प्रावधान किया गया है कि दोनों लोग अगर विदेशी हैं तब आपको 7 साल भारत में रहना पड़ेगा, फिर आपकी नागरिकता जो होती है वो कंटिन्यू की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्राधिकार या समष्टीकरण, समिष्टीकरण ये क्या होता है? क्षेत्राधिकार, मान लीजिए भारत ने किसी देश पे आक्रमण किया, वैसे भारत तो करता नहीं है, हम लोग कहते हैं कि हमको जब तक आप नहीं छुओगे तब तक हम आपको छुएंगे नहीं, और अगर आपने हमको छू दिया तो घर में घुस के मारेंगे, ये समझ लीजिए। तो हम भारतीय हैं तो हम तब तक नहीं वार करते हैं जब तक आप हम पे वार नहीं करोगे, और जिस दिन आपने हम पे वार किया उस दिन हम घर में घुस के मारेंगे। तो ये भारत की सोच है। तो इसी तरह है क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार क्या कहता है? क्षेत्राधिकार यही कहता है कि अगर भारत ने किसी देश पे, किसी देश के एक पार्ट या हिस्से पे जो अधिकार कर लिया, उस क्षेत्र के जो लोग होंगे वो क्या होगा? क्षेत्राधिकार के, भारत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाएंगे, और वो समष्टीकरण मतलब क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आ जाएंगे, तो उनके संपूर्ण लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। बात क्लियर है ना? कि जो भारत, अगर कोई भारत, मान लीजिए कि कोई देश है, मान लीजिए कि किसी देश के ऊपर भारत ने कब्जा कर लिया, तो इतना हिस्सा अगर भारत के अंदर में आ गया, और इतना जो है मान लीजिए पाकिस्तान, हम पाकिस्तानी मेरे बगल में, वही हमसे लड़ता भिड़ता रहता है, तो हम उसी पे बातचीत करते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान पे वार हुआ, अटैक हुआ, और भारत ने पाकिस्तान के जो हिस्सा है, कश्मीर के जो POK वाला हिस्सा है, मान लीजिए भारत ने ले लिया,
अटैक हुआ, पाकिस्तान हमेशा कूदा करता, मेरा है मेरा है मेरा, मेरी ज़मीन को मेरा कह, अखंड भारत का सपना था। अखंड भारत में आपको पता होगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, सारे देश जो थे, बांग्लादेश, ये सब भारत के हिस्से थे, मगर पाकिस्तान कहता मेरा है। तो मान लीजिए पीओके पे अटैक हुआ, पाकिस्तान ने कहा हम हमला कर देंगे, भारत की सेना ने कहा रुको हम बताते हैं, और घुस के इतना पार्ट अपना ले लिया, इतना हिस्सा ले लिया। तो अब क्या होगा, इतने जो लोग यहाँ अब फिर समझौता हो गया, क्योंकि समझौता बहुत जल्दी होता है। पाकिस्तान हमेशा बांग्लादेश 1971 वाला समझौता आपको याद ही होगा, 80,000 लोगों ने, सैनिकों ने अपने बंदूकें तो छोड़ दी थी भारत के सामने। उसी तरीके से पाकिस्तान पर अटैक किया और इतना हिस्सा ले लिया। तो ये जो हिस्सा होगा इतना तो पाकिस्तान का हिस्सा कहलाएगा, और ये जो हिस्सा जो कब्जा करेगा भारत, ये क्या होगा, इसका क्षेत्राधिकार हो जाएगा इस हिस्से पे भारत का, और ये इंडिया का क्षेत्र। यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे इनको जो होगा स्वतः ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। बात क्लियर है ना, ये यहाँ के लोगों को स्वतः ही, तो ये क्षेत्राधिकार समष्टीकरण की जो नागरिकता होती इसे यही कहते हैं। तो यहाँ पे क्षेत्राधिकार नागरिकता हो जाएगी। तो नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जाती है? 5। 1, 2 कौन? पहली जन्म से, दूसरी वंश से, तीसरी पंजीकरण से, चौथी क्या होती है? देशीकरण से, और 5वीं। अच्छा, नागरिकता का लोप कैसे हो सकता है? नागरिकता का रूप जो होता है विषय विदेश, स्वेच्छा से नागरिकता आप त्याग दो, या विदेश की नागरिकता ले लो, या शत्रु राष्ट्र के साथ आपका संबंध हो जाए, संबंध इन सेंस कि ये पता चल जाए कि शत्रु राष्ट्र के साथ आपका संबंध है, और तब भारत सरकार क्या करेगी, आपकी नागरिकता खत्म कर देगी और आपको अरेस्ट कर लेगी, या फिर जो भी करना हो करेगी। नेक्स्ट क्या है, 7 साल अगर नहीं आप मिलते हो, आपकी नागरिकता ये भी पूछा जाता है कि कितने साल के लिए आप नहीं रहोगे, या कितने साल तक आपके कोई होश खबर नहीं रहेगी, कोई खोज खबर नहीं होगी। तो 7 साल अगर आप नहीं मिलते हो तो आपको आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन में आता है कि कितने साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल या 7 साल। तो 7 साल, अगर 7 साल आप नहीं वो करते हो, 7 ईयर 7 वर्ष अगर आप नहीं मिलते हो तो आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्वेश्चन कहाँ से बनता है? मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से बनता है? नागरिकता से 2-3 पॉइंट ऑफ क्वेश्चन बनता है। एक जो संशोधन सरकार ने कर दिया 2019 वाला, वहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। वहाँ से पूछ लिया जाता है 2 डेटें, डेट पूछ देता है, वनडे एग्जाम लेते हैं कि कौन सी डेट थी जब जो सरकार ने कहा 31 दिसंबर 2014 कि इसके बाद वाले जो लोग होंगे उनको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। कब जो है अधिनियम बन गया, तो 10 जनवरी 2020 को बन गया था यह अधिनियम। कब पारित हुआ, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इसका नाम है। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन आर्टिकल 9 से बन जाता है, और फिर ये नागरिकता त्यागने का या ये समष्टीकरण जो है इसको पूछ लेता है कि इसके अंतर्गत कैसे क्या किया जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अब हम चलते हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि लोग तो समझते हैं मौलिक अधिकार है, मगर होता क्या है, नागरिकता के अंतर्गत आता है। ये आता जो है ये नागरिकता के अंतर्गत आता है। कौन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30। ठीक है, ये 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीय लोगों को प्राप्त है, ओनली फॉर इंडिया। इट्स हैपन ओनली इन इंडिया, है ना, तो ओनली इन इंडिया, ये सिर्फ इट्स हैपन ओनली इन इंडिया है और कहीं नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिया ओनली इन इंडियन पीपुल के लिए है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये 19 जो है बहुत ज्यादा अभी चर्चा में था, बहुत ज्यादा इस पे हु हल्ला मच रहा था। महाराष्ट्र में आपको पता होगा लाउड स्पीकर कांड बहुत फेमस हुआ था। 19 उसी का ही एक उदाहरण है। तो 19 है, चर्चा में है, यूपी में भी ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, यूपी में भी ऐसा कुछ हुआ। तो इस वजह से जो है हम इस पे बात करना उचित समझते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्या कि कौन से पूछ लिया जाता है कि आपको अनुच्छेद दे दिए जाएंगे, और इसमें से पूछ लिए जाएंगे कौन सा अनुच्छेद जो है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30। मैं इसको बार बार इस वजह से बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपको क्लास में याद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हम चलते हैं, आर्टिकल 15 क्या कहता है? धर्म, मूल, वंश के आधार पर भेदभाव ना करना। जैसे कोई का धर्म कुछ भी हो, हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, उस आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके आधार, वंश के आधार पे,
ठीक है, आपका वंश क्या है, अब किस वंश से, उसके आधार किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव से संबंधित जो अधिकार आता है वो आर्टिकल 15 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन। लोक नियोजन का अर्थ होता है समान अवसर, अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलेगा कि आपको जीने के लिए समान अवसर, आपको खाने के लिए, आपको रहने के लिए, हर चीज के लिए समानता, आप एक समान हो सकते हो। ठीक है, नियोजन। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है कि इसमें जो अवसर, ये लोक नियोजन है, ये SC ST को छोड़कर होता है। ठीक है, SC ST को छोड़ के होता है कुछ प्रावधानों में। ठीक है ना, कुछ प्रावधानों में छोड़ के रहता है, इसको याद कर लीजिए कि SC ST को छोड़कर कुछ प्रावधानों में होता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये कहती है कि आप जो हैं आजाद हैं। आप क्या हैं? आजाद हैं। कहाँ? कहीं भ्रमण करने के लिए, कहीं घूमने के, कहीं भ्रमण करने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी कहने के लिए। मगर यही संविधान, यही आर्टिकल 19 जो है ये भी कहता है कि आपको अगर आज़ादी मिली है तो आपको संविधान ये भी कहता है कि सामने वालों को ये भी आज़ादी दिया है कि अगर आप लाउड स्पीकर तेज बजाओगे तो वो लाउड स्पीकर कम भी कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो, जाति धर्म से नहीं संबंधित होता है। अगर आप लाउड स्पीकर को तेज भी बजाते हो तो उसको क्या कर सकता है, वो धीमा भी करा सकता है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का सीधा सा अर्थ है कि आपको पूर्ण स्वतंत्रता मिला हुआ है कि कैसे आपको जो है वो अपने भाव को व्यक्त करना है। ठीक है, जैसे अभिव्यक्ति में ये भी आता है निवास, कहीं पर भी आप निवास कर सकते हो, कहीं पर भी क्या कर सकते हो, आप निवास कर सकते हो। ठीक है, निवास करने का अधिकार है आपको, कहीं घूमने भ्रमण करने का अधिकार है, हाँ? भ्रमण का अधिकार है। तो ये सारे अधिकार क्या देता है? अभिव्यक्ति की आजादी। और यही 19 ही है, यही आर्टिकल 19 है जो बहुत ज्यादा अभी परिचर्चा में था। तो पूछ भी लिया जा सकता है कि अभी जो अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद कौन सा है? 19 है। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आजादी से है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 29 और 30 सांस्कृतिक शैक्षिक संस्थान अल्पसंख्यक अधिकार। ये क्या है? किसी भी अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यक जो है कौन है हमारे यहाँ? अल्पसंख्यक बौद्ध हैं, और कौन है? क्रिश्चियन है। और कौन है हमारे यहाँ अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक और कौन कौन से हैं? क्रिश्चियन है, बौद्ध हैं, मुस्लिम्स हैं। इन लोगों को शैक्षिक संस्था, सांस्कृतिक संस्था ओपन करने, खोलने का अधिकार दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 29 और 30 की। ये याद रखिएगा, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं, मगर इनमें होता क्या है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही सिर्फ आते हैं, मगर होता क्या है, इनको जोड़ा गया है नागरिकता के अंतर्गत। और आपको याद रखना पड़ेगा कि 15, 16, 19, 29 और 30 क्यों क्यों किए गए हैं। उसके साथ एक और छोटी सी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि एक आता है PIO, जिसे कैसे पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, जो 1999 में आया था, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और एक आता है OCI, ये भी बहुत ज्यादा हो वाला था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। और POI क्या है? POI है पर्सन, ठीक है, पर्सन ऑफ इंडिया, स्पेस नहीं है, पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन। ये POI जो था ये 1999 में आया था, POI जो था 1999 में आया था, OCI 2003 में आया था। ठीक है, ये क्या है? ये विदेशी लोगों के लिए, जो NRIs होते हैं उनके लिए है। ये जो होता है, ये 2 अधिनियम थे, इसको 2015 में जोड़कर एक कर दिया गया। ठीक है, अब क्या है, OCI हो गया है। मोदी जी ने जो है एक अधिनियम लाकर इसको जो है 2015 में जोड़कर एक कर दिया, और ये OCI हो गया। 2015 से OCI कहलाने लगा। और 2015 में जो है ये उनके लिए था। पहले कंफ्यूज लोग रहते थे कि PIO लें कि OCI लें, पर्सन इंडियन ओरिजिन लें या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया लें। तो इस चीज को याद रखिएगा कि अब ये जो है 2015 में क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि कब जो है OCI कर दिया गया। OCI किया गया 2015 का एक अधिनियम था, उसी के अंतर्गत एक संशोधन कर दिया गया, जिसके अंदर PIO और OCI, PIO का मतलब पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन और OCI का मीन्स होता है ओवरसीज
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों को मर्ज करके पीओआई कब आया था 1999 में, ओसीआई कब आया था 2003 में आया था, दोनों को मर्ज करके 2015 में ओसीआई कर दिया गया और ये अधिकार दे दिया गया। तो हम समअप करना चाहते हैं कि क्या है नागरिकता। हमने शुरू किया, नागरिकता में हमने आपको बताया भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 में है, ब्रिटेन से इसको लिया गया है, एकल नागरिकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत लिया गया है। इसमें 5 प्रकार से आप नागरिकता को ले सकते हो। आर्टिकल 5 से 11 तक का हमने आपको बताया कि इसमें कैसे कैसे आपका क्या क्या प्रावधान किया गया है। उसके साथ हमने मौलिक अधिकार के जो ऐसे अधिकार हमने बताए जो सिर्फ जो है भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, क्या क्या है 15, 16, 19, 29 और 30, इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया ये हमने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको पीआईओ बताया और ओसीआई बताया, ये जो है एनआरआईज के लिए हैं, जो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हैं। अच्छा, उनके लिए क्या क्या प्रावधान है ये हमने आपको बताया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज 6वीं अनुसूची बताया, जिसमें हमने आपको एक फॉर्मूला बताया AMM, क्या बताया AMMT, है ना, AMT क्या असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन तीनों के बारे में बताया। यहाँ पे 6ठी अनुसूची है, तो यहाँ पर जो है 10 जनवरी 2020 का नागरिक संशोधन 2019 जो है वो लागू नहीं होता है। तो इतनी चीजें आप समझिए कि वनडे एग्जामिनेशन इससे बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये क्लास यहीं पर मैं रोकता हूं। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में जो है इसके आगे अगर कुछ भी बनता है तो मैं लेके आऊंगा, साथ में इससे संबंधित क्वेश्चन भी लेके आऊंगा। उसके साथ आपसे निवेदन है कि आप क्लास को पूरा देखिए और हमारे क्लास को लाइव सब्सक्राइब करिए। सुनील क्लासेस को आपका आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।